नमस्कार। आज हम लोग उद्देश्य लेखन कौशल के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको विभिन्न कौशलों के विषय में बताया भी गया है, आपको इसकी जानकारी भी है। उसी क्रम में आज ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें ये पता है कि पहली तो बात आती है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को अगर हम जो है विभाजित करें तो ये सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में इसको डिवाइड किया जा सकता है। उसके साथ हम इसको शैक्षिक उद्देश्य और जो जो है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में भी इसको विभाजित कर सकते हैं। तो पहले हमारी प्राथमिकता यही रही कि हम उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। उसके बाद तब हम जो है ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल के बारे में और उसके कंपोनेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली बात है कि उद्देश्य क्या है या सामान्य उद्देश्य क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, कोई भी विद्यार्थी है उसके लिए उद्देश्य एक आदर्श का कार्य करते हैं। अर्थात कोई भी छात्र कोई भी जो है लर्निंग या अधिगम करता है, कोई भी क्रिया करता है, तो उसके लिए उद्देश्य का होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बिना उद्देश्य या बिना लक्ष्य की वह जो है उसकी लर्निंग आउटकम्स या उसका अधिगम परिणाम जो होगा वह बहुत अच्छा नहीं आ सकता। आप सामान्य उद्देश्य को कह सकते हैं कि यह एक व्यापक उद्देश्य होता है और यह जो है दार्शनिक प्रकृति का होता है और इसको प्राप्त करने में भी पर्याप्त समय लगता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं वे जो है किसी राष्ट्र, समाज और विद्यालय के द्वारा जो है आधा के द्वारा निर्मित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, इसलिए ये व्यापक होते हैं। अगर उद्देश्यों की परिभाषा को देखा जाए तो कार्टर वी गुड कहते हैं कि उद्देश्य जो होते हैं ये एक निर्धारित पूर्ण निर्धारित साध्य होते हैं जिनको किसी कार्य या क्रिया के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है या किसी कार्य का या क्रिया का ये मार्गदर्शन करते हैं। अगर आप प्रोफेसर बी डी भाटिया की परिभाषाओं को देखें तो प्रोफेसर बी डी भाटिया कहते हैं कि उद्देश्य के अभाव में एक शिक्षक, अगर शिक्षक को उद्देश्य की जानकारी नहीं है, अर्थात उद्देश्य के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे यह नहीं पता है कि उसे कहाँ जाना है। दूसरी बात है छात्र के लिए, वो कहते हैं कि उद्देश्य की जानकारी अगर छात्र को नहीं है तो वह उस पतवार विहीन नाव के समान है, पतवार विहीन नाव के समान है जो कि समुद्र के जो है थपेड़ों को खाते हुए किसी भी किनारे लग सकती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी भी जो है कक्षा का शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए उद्देश्य का होना बहुत आवश्यक है। बिना उद्देश्य के कोई भी शिक्षक अगर शिक्षण कार्य कर रहा है तो वह अपने जो है निश्चित है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, अपने गोल, अपने टारगेट, अपने एम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अर्थात वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा जो कि पूर्व निर्धारित होते हैं, जिनकी सहायता से छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य को परिभाषित करना चाहें तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है यह जो है शैक्षिक उद्देश्य, आप कह सकते हैं सामान्य उद्देश्य की अपेक्षा जो है यह संकुचित होता है। इसकी जो है यह बहुत व्यापक नहीं होता, यह किसी विषय वस्तु से या किसी उप विषय से यह जुड़ा होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका जो है विशिष्ट उद्देश्य का संबंध जो होता है यह शिक्षण से होता है और यह बालक के अंदर वांछित व्यवहार परिवर्तन जो है लाना चाहता है। विशिष्ट उद्देश्य, जैसे मैं बार बार एक उदाहरण भी बताता हूं कि अगर आप विशिष्ट उद्देश्य की सहायता से हम सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे किसी छत पे अगर हमें चढ़ना है तो हमें छत पे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी की आवश्यकता होती है। हम सीढ़ी जो लगाते हैं उसमें जो बेड़े या डंडे लगे हुए होते हैं वो हमारे जो है विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। एक एक डंडे विशिष्ट उद्देश्य की भांति कार्य करते हैं और उनकी सहायता से हम धीरे धीरे जो है छत पर चढ़ जाते हैं। अर्थात हम अपने लक्ष्य को, अपने सामान्य उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करना जो है बहुत ही सामान्य बात नहीं है, क्योंकि यह जो है विद्यालय, राष्ट्र और जो है समाज की बात होती है, लेकिन हाँ उसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। एनसीईआरटी ने जो है विशिष्ट उद्देश्यों को प्रभाव जो है परिभाषित करते हुए कहा है कि विशिष्ट उद्देश्य वह बिंदु या अभिष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, या वह पूर्व सुनियोजित परिवर्तन है जो कि छात्र के अंतर्गत किसी क्रिया के द्वारा हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो है बताया जो है किसने, एनसीईआरटी ने। और कार्टर वी गुड ने भी कहा है कि जो
विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, उनकी सहायता से हम छात्र के व्यवहार में वांछित या अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं, जो विद्यालय के द्वारा उनको अधिगम अनुभव प्रदान किया गया है। अब बात आती है कि विशिष्ट उद्देश्य को अगर देखें तो उसको तोड़ा जाए तो ये शैक्षिक उद्देश्य और अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में विभाजित होता है। शैक्षिक उद्देश्य जो होते हैं, अगर आप देखें जो है तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य की अपेक्षा ये व्यापक होते हैं। इनकी प्रकृति भी दार्शनिक प्रकृति होती है। ये अप्रत्यक्ष होते हैं, असीमित होते हैं और अनिश्चित होते हैं, और ये जो है व्यवहारिक नहीं होते। इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह जो है शैक्षिक उद्देश्य व्यापक होता है, जो कि किसी विषय वस्तु से या उप विषय से रिलेटेड है। लेकिन अगर अनुदेशनात्मक उद्देश्य को हम देखें तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो होते हैं यह शिक्षण के किसी एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, किसी एक प्रकरण से रिलेटेड होते हैं, जिनको हम किसी एक कक्षा में, किसी एक कालांश में, किसी एक पीरियड में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जो आपका अनुदेशनात्मक उद्देश्य है यह संकुचित होता है। आप वो व्यापक था तो ये संकुचित होगा, ये वो असीमित था तो ये सीमित होगा, यह स्पष्ट होता है, यह निश्चित होता है, यह प्रत्यक्ष होता है, और यह मनोवैज्ञान के सिद्धांतों का पालन करता है। इस तरह से अगर सारांशतः कहा जाए कि शैक्षिक उद्देश्य और जो है विशिष्ट अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इनमें अगर अंतर करना चाहें तो जो है आपका शैक्षिक उद्देश्य व्यापक होता है, और जो आपका अनुदेशनात्मक उद्देश्य है यह जो है संकुचित होता है। उनकी प्रकृति शैक्षिक उद्देश्यों की जो है दार्शनिक होती है, लेकिन इनकी प्रकृति विशिष्ट उद्देश्यों की प्रकृति जो होती है यह आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक होती है। शैक्षिक उद्देश्य जो होते हैं वो असीमित होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन जो विशिष्ट अनुदेशनात्मक उद्देश्य हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो है स्पष्ट होते हैं, सीमित होते हैं। वह अनिश्चित होता है या निश्चित होता है, मतलब शैक्षिक उद्देश्य अनिश्चित और जो है उद्देश्य जो है अनुदेशनात्मक उद्देश्य निश्चित होता है। आगे हम बात करते हैं कि जो है जो उद्देश्य ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर कार्य करते हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिन पे हमें उद्देश्य लेखन करना होता है, अर्थात मुख्य रूप से जो है उद्देश्य इस पर डिपेंड करते हैं। जैसा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपने देखा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर 3 प्रकार के डोमेन हैं, जिसमें या इसको हम आप कह सकते हैं कॉग्निटिव मतलब ज्ञानात्मक पक्ष, और भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो है जो ज्ञानात्मक पक्ष में है इसमें 6 जो है आपके सब कैटेगरियां हैं। जैसे आप कह सकते हैं इसमें नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, अर्थात ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। उसी तरह से हम इसमें भी कह सकते हैं कि अफेक्टिव लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। और अगर हम जो है साइकोमोटर के जो है ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो साइकोमोटर के ऑब्जेक्टिव्स में जो है सेट, परसेप्शन, गाइडेड रिस्पांस, मैकेनिज्म एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड बिहेवियर, ये जो है इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये कुछ उद्देश्य हैं जिनके आधार पर एक्शन वर्ब्स के आधार पर हम व्यवहारिक उद्देश्य में इसको लिखने का प्रयास करेंगे। बात आती है एक्शन वर्ब्स जो है आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेगर्स और मिलर्स इत्यादि ने जो है इसमें जो है व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए उद्देश्यों को बताया, जिसको एक्शन वर्ब के फॉर्म में लिखा गया है या कार्यसूचक क्रियाओं के फॉर्म में लिखा गया है। एनसीईआरटी ने भी जो है इसको अपने तरीके से जो है, आपने आरसीएम जानते हैं, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैसूर, इन्होंने जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी को शॉर्ट कर दिया, अर्थात इन्होंने जो उनके 6 ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव लेवल का था उसमें उन्होंने 4 ऑब्जेक्टिव बनाया, जिसमें पहला कॉग्निटिव, दूसरा जो है कॉग्निटिव लेवल में उन्होंने कॉग्निटिव लेवल को ही डिवाइड किया है। कॉग्निटिव लेवल में उन्होंने ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग और विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन की जगह उन्होंने आप कह सकते हैं क्रिएटिविटी जो है सृजनात्मकता को रख दिया, अर्थात उन्होंने नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन और एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन को क्रिएटिविटी बना दिया। इस तरह से 4 भागों में इन्होंने इसको विभाजित कर दिया। अब बात आती है कि हम उद्देश्यों को क्यों पढ़ना चाहते हैं।
उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में क्यों लिखना चाहते हैं? तो उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि हम जो है कोई भी शिक्षक जो है अगर कक्षा में शिक्षण कार्य करने जाता है तो शिक्षण कार्य करने के बाद वह अपना वांछित व्यवहार परिवर्तन छात्र में जानना चाहता है, देखना चाहता है, अर्थात ऐसा परिवर्तन जिसको मापा जा सके, जिसको देखा जा सके, जिसको जाना जा सके। इस तरह के परिवर्तन को जानने के लिए जो है निश्चित ही वह इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का निर्माण करता है और ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य ही उसको लर्निंग आउटकम्स जो है छात्र के विषय में बताते हैं। और अगर कोई भी शिक्षक इस तरह से कोई भी टारगेट बनाकर, कोई भी ऑब्जेक्टिव्स बनाकर नहीं जाता तो निश्चित ही वह जो है किसी कक्षा का समय बर्बाद करता है, अपना भी समय बर्बाद करता है, अपने छात्र का भी समय बर्बाद करता है। इसीलिए लेसन प्लान के अकॉर्डिंग जब शिक्षण कार्य किया जाता है तो सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से छात्रों के समक्ष आ पाती हैं। इसलिए हमें जरूरत है कि हम ऑब्जेक्टिव्स को बनाकर, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को बनाकर ही क्लास में शिक्षण का कार्य करने जाएं। अर्थात हम देखते हैं कि व्यवहारिक रूप से उद्देश्य लेखन क्यों आवश्यक है। पहली बात तो यही है कि हम शैक्षिक वातावरण बनाना चाहते हैं कि जो है बालक जो चीजें पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से सीख सके, अच्छी तरह से जान सके। इसलिए जो है उद्देश्यों का निर्माण जो है व्यवहारिक रूप में किया जाता है। हमें कौन सी नीतियां, कौन सी युक्तियां, कौन सी तकनीकियां हमें यूज करनी है, उसके लिए हम जो है आप कह सकते हैं व्यवहारिक रूप में उद्देश्य को लिखते हैं। या आप कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री को चयन करने के लिए, विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों प्रविधियों को चयन करने के लिए हम जो है उद्देश्य लेखन कि हमें व्यवहारिक रूप में उद्देश्य लेखन की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से उद्देश्य लेखन जो है शिक्षण और अधिगम में संतुलन बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हम लोग अच्छी तरह से जो है अगर व्यवहारिक रूप में उद्देश्यों को लिख लें तो हम छात्र के व्यवहार में जिस तरह का अपेक्षित बिहेवियरल चेंजेस चाहते हैं, डिजायरेबल बिहेवियरल चेंजेस चाहते हैं, व्यवहारिक परिवर्तन, अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन चाहते हैं, वैसा कर सकते हैं। इसलिए एक शिक्षक का एक नैतिक जो है मूल्य है कि वह जो है जब भी पढ़ाने जाए तो वह टारगेट एम ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जबकि यह जो है टॉपिक से या रिलेटेड होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, तो उसको जो है अनुदेशनात्मक उद्देश्य या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाकर ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। जैसा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में मैंने आपको बता दिया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड जो है साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव जो आप कह सकते हैं डोमेन है या ज्ञानात्मक पक्ष है ब्लूम का। अच्छा, ये भी आप जानते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष को जो है ब्लूम्स ने दिया क्रैथवाल 1956 में, और क्रैथवाल और सिम्पसन ने जो है आप कह सकते हैं क्रैथवाल और ब्लूम्स ने जो है अफेक्टिव डोमेन को दिया 1964 में, और 1969 में जो है सिम्पसन ने उसको दिया साइकोमोटर डोमेन में। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉग्निटिव लेवल जो होता है ये हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, हमारे थिंकिंग से, हमारे चिंतन से रिलेटेड होता है, जबकि अफेक्टिव डोमेन जो होता है यह हमारे फीलिंग से और इमोशन से जो है जुड़ा होता है, जिसमें हमें इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, इमोशंस हैं, मोटिवेशन है, इन सब सारी चीज़ों से ये जुड़ा होता है। एप्रिसिएशंस है, प्रशंसा है, सराहना है, इन सारी चीज़ों से जुड़ा होता है। और आप कह सकते हैं कि तीसरा जो साइकोमोटर होता है ये स्किल से जुड़ा होता है। किसी जो है अभी एक्शन वर्ब देखेंगे तो उसमें जानेंगे, स्किल मतलब किसी कौशल से जुड़ा होता है, जिसमें छात्र किसी कौशल को प्रयोगात्मक रूप से करके उसको देखता है और सीखता है। अब बात आती है कि इनके एक्शन वर्ब्स क्या हैं। एक्शन वर्ब के विषय में भी जान लेते हैं। जैसे कॉग्निटिव लेवल में जो है अगर ज्ञान में देखा, अच्छा हम जो भी ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल में लिखेंगे, माइक्रो टीचिंग में अगर बनाते हैं तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं, लेकिन अगर हम माइक्रो टीचिंग बनाते हैं दीर्घ शिक्षण तो उसमें लेसन प्लान में तो उसमें हम जो है माइक्रो टीचिंग को 5 से 6 ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम प्रयास यही करते हैं कि ज्ञानात्मक लेवल में ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और जो है जो सृजनात्मकता जिसको नाम दिया है, इनसे संबंधित हम एक या दो ही माइक्रो टीचिंग में बनाएं। और उसके साथ जो है अगर आप अफेक्टिव डोमेन बनाना चाहते हैं तो इंटरेस्ट से या एप्टीट्यूड से आप जो है इनसे 2 ले सकते हैं, स्किल से भी 2 ले सकते हैं। इस तरह से आप जो है बना सकते हैं किसको उद्देश्य लेखन। आप अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेखन में जो है आसानी से जो है उद्देश्यों को लिख सकते हैं। इस तरह से हम पहले बात करते हैं कॉग्निटिव लेवल के जो है ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग के बारे में।
तो ज्ञान में अगर हमें लेना है तो मुख्य रूप से इसमें रिकॉल एंड रिकॉग्निशन आता है, इसमें परिभाषित करना, सेलेक्ट करना, चयन करना, बहुत सारी चीजें आती हैं, रूपरेखा बनाना, सारणी बनाना, पुनः पहचान करना, प्रत्याभिज्ञान, प्रत्यास्मरण, ये कई एक्शन वर्ब्स आते हैं, लेकिन मुख्यतः है आपको परिभाषित करना है, सूची बनाना है, चयन करना है, या आपको जो है प्रत्यास्मरण करना है, इन सब से चीजों से रिलेटेड जो है एक्शन वर्ब को यूज करना है। जैसे आपका दूसरा है बोध स्तर, तो बोध में व्याख्या आता है, आपका भेद करना भी आ जाता है, आप उसमें वर्गीकरण भी कर सकते हैं, और उसमें अनुवाद करना, ट्रांसलेशन भी आ जाता है, इत्यादि चीजें आ जाती हैं, तुलना करना भी, कंपेरिजन भी इसके अंतर्गत आ जाता है। इस तरह से आप उद्देश्य लेखन बना रहे हैं, इन एक्शन वर्ब्स को आप वहां पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि व्यवहारिक रूप में लिख रहे हैं तो आपको एक्शन वर्ब बहुत जरूरी है यूज करना। नेक्स्ट बात आती है कि स्किल या जो है अनुप्रयोग लेवल पे, तो अनुप्रयोग लेवल पे आप विश्लेषण करना, तैयार करना, सुझाव देना, कारण बताना, या जो है निष्कर्ष निकालना, भविष्यवाणी करना, इत्यादि जो है एक्शन वर्ब इसके अंतर्गत आते हैं, जिसका उपयोग आप आसानी से करके उद्देश्य लेखन जो है आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से आपका जो है अगर अफेक्टिव डोमेन देखें तो उसमें इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट में भी जो है आप कह सकते हैं अभिरुचि कर सकते हैं, उसमें बालक जो है दिलचस्पी लेना, किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं, हासिल करना, जिज्ञासा दिखाना, प्रेरणा, इच्छा, इत्यादि एक्शन वर्ब इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जिसको कि आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ज्यादातर अफेक्टिव लेवल साहित्य में यूज किया जाता है, लिटरेचर, संस्कृत है, इंग्लिश है, या हिंदी जैसे सब्जेक्ट में इसको यूज कर सकते हैं। एटीट्यूड, बालक का जो है पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, निगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, उसका जो है उसकी योग्यता या उसकी जो है आप कह सकते हैं दृष्टिकोण कैसा है, इसमें भी जो है डेवलप करना, या जो है उसका पॉजिटिव आप कह सकते हैं एटीट्यूड डेवलप करना, निगेटिव एटीट्यूड डेवलप करना, ये सारी चीजें उसके एटीट्यूड में आ जाती हैं। और इस तरह से आप अप्रिसिएशन को भी दे सकते हैं, प्रशंसा करना, सराहना करना, इत्यादि भी इसके अंतर्गत आ जाता है। मतलब बालक किसी को पसंद करता है, किसी पसंद नहीं करता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस तरह से हमने आपको कॉग्निटिव लेवल, अफेक्टिव लेवल, साइकोमोटर डोमेन में भी जो है आप अगर देखें अच्छी तरह से तो उसमें कौशल से संबंधित चीजें होती है, कोई मॉडल बनाना, कोई चार्ट बनाना, कोई ग्राफ बनाना, कोई टेबल बनाना, है ना, इसमें भी सेलेक्ट करना भी आ जाता है। तो ऐसी चीजों को अगर आप लिख रहे हैं, बना रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजों को हम जो है उद्देश्य लेखन के अंतर्गत लाते हैं, और इस तरह से हम कॉग्निटिव लेवल, अफेक्टिव लेवल और साइकोमोटर डोमेन के एक्शन वर्ब को प्रयोग करके आसानी से हम जो है क्या बना सकते हैं, उद्देश्य लेखन कर सकते हैं, शैक्षिक उद्देश्य लेखन कर सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल के अंतर्गत आपके सिलेबस में। अब हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य के कौशलों के बारे में, अर्थात उसके घटकों, कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो पहला कंपोनेंट इसका होता है स्पष्ट वर्णन, या आप कह सकते हैं क्लियर डिस्क्रिप्शन, स्पष्ट वर्णन पहला। दूसरा कह सकते हैं अधिगम परिणाम की दृष्टि से पर्याप्त। तीसरा विषय वस्तु की दृष्टि से पर्याप्त। चौथा जो है आप कह सकते हैं कि विषय वस्तु से संबंधित, या आप कह सकते हैं छात्रों के निष्पादित व्यवहारों का स्पष्ट विवरण एवं मापन योग्य। और संज्ञानात्मक क्षेत्र स्तर, भावात्मक क्षेत्र स्तर और क्रियात्मक क्षेत्र स्तर, इस प्रकार से इसको 8 जो है कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर क्लियर होना चाहिए जो भी उद्देश्य बनाए जा रहे हैं, स्पष्ट वर्णन में यह स्पष्ट होना चाहिए, पहले से ही छात्र शिक्षक द्वारा यह पूर्व प्लान कर लेना चाहिए, प्री प्लान करके जो है उसको बना लेना चाहिए उद्देश्यों को, तभी जो है शिक्षण कार्य करने जाना चाहिए, जिससे कि छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। अधिगम की दृष्टि से जो है यह देख लेना चाहिए कि अधिगम की दृष्टि से वो पर्याप्त है कि नहीं, विषय वस्तु कितना बड़ा है, छोटा है, कितना आपका टॉपिक कैसा है, उससे संबंधित अधिगम बालक जो कर रहा है उसमें उससे संबंधित पर्याप्त जो है एक्शन वर्ब्स का आपने प्रयोग किया कि नहीं, पर्याप्त उद्देश्यों का, अनुदेशात्मक उद्देश्यों का प्रयोग किया कि नहीं, विषय से संबंधित, अधिगम से संबंधित, विषय से संबंधित, मतलब विषय से संबंधित है कि नहीं, यह भी बात चेक करनी है कि आप जो उद्देश्य बना रहे हैं, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के जो है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर में एक्शन वर्ब पर्याप्त दिए हुए हैं। उसमें कम से कम 200-250 आप देखेंगे दिया हुआ है एक्शन वर्ब। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि जो है सबको यूज करना है, लेकिन आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके विषय वस्तु के अकॉर्डिंग, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग कौन सा सूट कर रहा है उसमें, उन्हीं एक्शन वर्ब्स को आपको चयनित करना है। यहाँ पर आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। विषय वस्तु से संबंधित भी आप देखिए, और ऐसे जो है
उद्देश्य लीजिए जो कि छात्र के निष्पादित व्यवहार में जो है जो उनको देखा जा सके, मापने योग्य हो और उनको जांचा जा सके, ऐसे जो है आप उद्देश्यों का निर्माण करें। वहाँ ज्ञानात्मक पक्ष के भी उद्देश्य लीजिए। ज्ञानात्मक में ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का लीजिए। उसके साथ जो है भावात्मक में भी आप लीजिए। भावात्मक में आप इन्होंने 3 भागों में बांट दिया है कि जो है ये इंटरेस्ट से संबंधित भी आप लीजिए, एटीट्यूड से संबंधित लीजिए, अप्रिसिएशन से संबंधित लीजिए। उसके साथ जो है साइकोमोटर में स्किल से रिलेटेड लीजिए, जैसे कि बालक टेबल बना सके, ग्राफ बना सके, मॉडल बना सके, ऐसी चीज़ों को आपको जो है वहाँ पर एक्शन वर्ब्स लेकर उद्देश्य लेखन बनाने हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी हम आपको जो है शेयर कर देंगे ग्रुप पे, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जाननी जरूरी हैं कि किस कैसे कैसे बनाना है। जैसे मैं अगर एक टॉपिक लूँ इतिहास का, आपने ब्लैक बोर्ड जो है आप एंट्री करते हैं, ब्लैक बोर्ड में आप विद्यालय का नाम, कक्षा दिनांक, विषय, प्रकरण, टॉपिक, ये सब सारी चीज़ें लिखते हैं, कालांश जो है, और उसके बाद उद्देश्य कथन भी लिखते हैं। तो इस तरह से अगर आप ये सारी एंट्री करने के पश्चात जो है हम अगर टॉपिक लेते हैं वहाँ पर कोई दीन इलाही ले लेते हैं, अकबर द्वारा जो धर्म का निर्माण किया गया दीन इलाही, उसको ले लेते हैं और उस पर एक प्लान जो है आपको बताते हैं। जैसे ज्ञानात्मक लेवल पे हम जो प्लान बना रहे हैं, अब एक एक करके ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों लेवल पे हम चलेंगे। तो पहले ज्ञानात्मक में हम ज्ञान पे बनाते हैं। ज्ञान में आपने रिकॉल एंड रिकॉग्निशन एंड डिफाइन टू डिफाइन आपने पढ़ा है, उस पर कैसे प्लान बनाएंगे। तो जैसे आप लिख सकते हैं छात्र दीन इलाही के सिद्धांतों को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अर्थात इतिहास से रिलेटेड बता रहे हैं, क्योंकि इतिहास या विज्ञान इत्यादि में बहुत उदाहरण देते रहते हैं, तो इतिहास से संबंधित इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इतिहास वाले बच्चे पर्याप्त होते हैं हिंदी इत्यादि से, वो भी जाने इसको। तो कहने का मतलब कि आप पहला उद्देश्य जने बना दिया, ज्ञान में आपने बता दिया, विज्ञान के एक्शन वर्ब्स को आपने प्रत्यास्मरण को ले लिया, रिकाल को ले लिया, तो वहां पर आपने लिखा पहला स्टेटमेंट कि छात्र दीन ए इलाही धर्म के सिद्धांत को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा आप कह सकते हैं कि जो दूसरा बनाए आप, उसमें आप लिख सकते हैं कि छात्र दीन ए इलाही धर्म की नीतियों के बारे में या के विषय में वर्णन कर सकेंगे या आप ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। वर्णन तो दूसरे में आता है, ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, रिकाल कर सकेंगे, ज्ञान प्राप्त जो है प्रत्यास्मरण और जो है ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे बोध लेवल में, बोध स्तर में चलते हैं। बोध स्तर में होता है वर्णन करना भी आता है, उसमें कारण बताना भी आता है। तो हम वर्णन के लिए देखते हैं कि छात्र दीन ए इलाही धर्म की नीतियों का वर्णन कर सकेंगे। ठीक है, तुलना भी आता है। हम कह सकते हैं कि छात्र दीन ए इलाही धर्म और अन्य धर्मों से इसकी तुलना भी कर सकते हैं, या दीन ए इलाही धर्म का जो है जो निर्माण किया गया इनके नीतियों का, उसके कारणों का जो है गठन कर सकेंगे, उनके कारणों को स्पष्ट कर सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे। आप इनके जो है इस तरह के एक्शन वर्ब को यहाँ पर प्रयोग में ला सकते हैं। अब बात आती है कि जो है ज्ञान हो गया, बोध हो गया, अनुप्रयोग ले अगर अब बातें इसमें बढ़ाते हैं, दो तो हमने ले ही लिया, इसमें दो दो चार हो गए, तो हम अनुप्रयोग देखिए इसमें नहीं सेट होगा, क्योंकि वो ज्यादातर अनुप्रयोग को हम एप्लीकेशन को विज्ञान या साइंस या मैथ के क्षेत्र में ज्यादा सेट कर पाते हैं। तो बात आ गई जो है अब अफेक्टिव डोमेन की, भावात्मक पक्ष की। तो भावात्मक पक्ष में हम लिख सकते हैं कि छात्र दीन ए इलाही धर्म में रुचि ले सकेंगे, तो इंटरेस्ट आ गया उनका। आप कह सकते हैं कि छात्रों में दीन ए इलाही धर्म के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उनमें जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकेगी। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो भावात्मक पक्ष का आप जो है यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। अब बात आती है साइकोमोटर। तो साइकोमोटर में आप कह सकते हैं कि जैसे छात्र अकबर के दीन ए इलाही से संबंधित जो इबादत खाना है उसका जो है चित्र बना सकेंगे, या उसको जो है ग्राफ में दर्शा सकेंगे, या आप कह सकते हैं कि इबादत खाना का मॉडल बना सकेंगे। जो है छात्र दीन इलाही से रिलेटेड इबादत खाना का मॉडल बना सकेंगे। इस तरह से आप इनको ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों में आसानी से उद्देश्य लेखन लिख सकते हैं। मतलब हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि उद्देश्य लेखन जब भी लिखा जाएगा वह फ्यूचर टेंस में होगा, क्योंकि जो है प्लान पहले बनाया जाता है, उसके बाद जो है टीचिंग दूसरे दिन होती है या बाद में होती है। तो प्लान हम पहले बनाते हैं, इसलिए इसको फ्यूचर टेंस में लिखते हैं, भविष्य काल में लिखते हैं। इस तरह से आप अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को उनके कौशलों के अकॉर्डिंग बनाकर उनकी रेटिंग स्केल भी बनाते हैं, हम ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाते हैं, उसमें रेटिंग स्केल भी लिखते हैं,
और आप जो है इन घटकों का, इन कंपोनेंट का प्रयोग करके एक उदाहरण की सहायता से आप अनुदेशनात्मक उद्देश्य बना सकते हैं। तो अगर निष्कर्षतः कहा जाए कि जो है अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्यों बनाया जाता है, क्योंकि एक शिक्षक के हाथ में यह एक ऐसा हथियार होता है जिसकी सहायता से, एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से वह अपने छात्रों के डायग्नोसिस कर पाता है, छात्रों का उसका निदान कर पाता है और उसको रिमेडियल टीचिंग भी दे पाता है। अर्थात अपनी शिक्षण व्यवस्था में क्या कमियां रहीं, क्या त्रुटियां रहीं, या छात्रों को जो है प्रश्नों के माध्यम से, पुनरावृत्ति के माध्यम से अपने अधिगम परिणाम के बारे में और लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। और इस तरह से वह जानकारी प्राप्त करके अगर संशोधन करने की जरूरत है तो संशोधन, परिशोधन, परिमार्जन करता है, और अगर नहीं होता है तो उस प्रक्रिया को आगे की ओर स्टार्ट रखता है, प्रारंभ रखता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि अनुदेशनात्मक लेखन जो है, अनुदेशनात्मक ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल के अंतर्गत हम जो है ऑब्जेक्टिव्स राइटिंग स्किल के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव्स को लिख सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव्स के कोई काम होने वाला नहीं। हमें ब्लूम टेक्सोनॉमी को फॉलो करना है। ब्लूम टेक्सोनॉमी के मॉडल को जो है संशोधित कर दिया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने 3 ही लिया, ज्ञान, बोध, प्रयोग या अनुप्रयोग को, और अफेक्टिव डोमेन में उसने इंटरेस्ट को लिया, एटीट्यूड के लिया और एप्रिसिएशन को लिया, और अफेक्टिव डोमेन में साइकोमोटर में इसने स्किल को लिया इत्यादि। इन एक्शन वर्ब्स के, एक्शन वर्ब आपको याद करना बहुत जरूरी है, वो अभ्यास करते करते, लिखते लिखते आपको याद हो जाएंगी। महत्वपूर्ण जो भी एक्शन वर्ब हैं, मिलर्स अप्रोच इत्यादि से, उससे आप याद करिए, क्योंकि क्लास में सारी चीजें डिटेल रूप में आपको पढ़ाई गई हैं, 2-2 बार पढ़ाई गई हैं, इसलिए आप जो है वहां से नोट करके उसको याद करें, अपनी कॉपी में भी लिखे रहें, और जब भी आप ऑब्जेक्टिव राइटिंग करने लगे तो आप इसको लिखें। ऑब्जेक्टिव राइटिंग्स में जब भी आप लिखे तो हम मॉडल भी भेजेंगे, उसमें आप ब्लैक बोर्ड एंट्री वाला पार्ट लिखिए। उसके बाद आप जो है एक पैराग्राफ जो है कम से कम 5-6 लाइन का, जिसमें आपको जो है जो कंटेंट पे आप बना रहे हैं, उस मैटर को उद्देश्य लेखन लिख रहे हैं, उस कंटेंट को 4-5 लाइन लिखिए। उसके बाद तब जाकर आप जो है ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, बोध और प्रयोग, अनुप्रयोग का बनाइए। फिर भावात्मक पक्ष के उद्देश्य, उसमें आप दिखाइए अभिरुचि का, दिखाइए अभियोग्यता का, दिखाइए। उसके बाद जो है सराहना या प्रशंसा का दिखाइए, अप्रिसिएशन का। फिर उसके बाद जो है आप मनोगत्यात्मक या मनोचालक या साइकोमोटर डोमेन का दिखाइए, जिसमें कौशल के प्रयोग दिखाइए, और कौशल में चार्ट बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, ग्राफ में दर्शा रहे हैं, कोई आप जो है टेबल बनवा रहे हैं, कोई टेबुलेशन चार्ट बनवा रहे हैं, ये सारी चीजों का वहां पर उल्लेख करें, और फ्यूचर टेंस में जो है अनुदेशनात्मक उद्देश्य को लिखें। अतः अगर आप लोग ध्यान देंगे इन बातों को अच्छी तरह से, तो निश्चित ही आप जो है उद्देश्य लेखन से संबंधित कौशल का उचित मात्रा में प्रयोग कर पाएंगे, और उसका परिणाम भी अच्छा प्राप्त होगा। और भविष्य में जब आप शिक्षण करेंगे तो यह जो है आपके शिक्षण को प्रभावशाली बनाएगा, आपके शिक्षण में यह 4 चांद लगा देगा। इसलिए जो है आप लोगों को इसको अच्छी तरह से सीखना चाहिए और अपने प्लान को निर्मित करना चाहिए। आज के लिए आप सभी लोगों को जो है धन्यवाद।